हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स के अंदर। ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब पे सर्च कर रखे हैं चैनल पहले से कि कौन कौन चैनल चैप्टर 8 सर्कल पढ़ा रहा है या पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि कंटेंट कैसा मिल रहा है तुम्हारे को, है ना। तभी तुम यहाँ आके रुक सकते हो। ओके चलो कोई नहीं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। मुझे बताना जरूर कि तुम फिर घूम फिर के यहाँ पे पहुंचे हो या फिर बस सर्च किया और मैं आगे आ गया था। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है A is a point at a distance 13 centimeter from the center of a circle of radius 5 centimeter। मतलब थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी है ना, फिर क्वेश्चन आएगा नहीं स्क्रीन पे। हाँ स्क्रीन छोटी मान लो। देखो ये आपको कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, तो हमने कहा ये रहा सर्कल। अब आप फिर मुझे कहोगे सर आप डायग्राम लाने वाले थे, मैंने कहा लाया था यार। डायग्राम उन्हीं के ला पाया जो डायग्राम बने हुए थे। ओके तो ये आपका सेंटर है, इससे 13 सेंटीमीटर दूर मान लेते हैं ये ए पॉइंट है जो सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ओ ए मेरी कितनी है 13 सेंटीमीटर है। AP and AQ are tangents to the circle at point P and Q। ओके सर यहाँ से एक टेंजेंट ये रही और दूसरी टेंजेंट ये रही। दूसरी टेंजेंट अच्छी नहीं लगी, आपको भी नहीं लगी होगी। देखो भाई यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, अब थोड़ी ठीक है। ये P है और ये Q। If a tangent BC is drawn at a point R lying on the minor arc PQ। देखो जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो जिस साइड से, मान लो आपने इस साइड से ड्रॉ किया तो ये ऐसे ड्रॉ होगा ना। तो हमेशा पॉइंट, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस साइड की जो आर्क होती है वो छोटी होती है। दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज मेजर आर्क, ये ध्यान रखना भाई साहब। मेजर आर्क और इस साइड वाली आर्क क्या होगी, माइनर। अब कोई बच्चा कहता है नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मैंने कहा ठीक है मान ली तेरी बात, ये इधर से घूम के गया। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट कम हुआ तो तू कुछ सोच के देख कि एक बात, ये बात तुम क्लियर करके चल रहे हो कोई बच्चा कि सर सेंटर से तो नहीं जा सकती है, मतलब डायमीटर तो नहीं हो सकता। ये तो तुमने नॉर्मली ये चीज ऑब्जर्व करके बैठे हो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री होते हैं तो हमने प्रूव करके देखा है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं होती ना। अरे ये तो बात मान के चल रहे हो। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि ये सेंटर से जाती जरूर है दोनों, बट कभी भी वैसे नहीं जाती है। मतलब सीधी लाइन पे नहीं बन सकता कभी भी डायमीटर पे। क्योंकि क्योंकि अरे रुको भाई सब समझा, अरे समझा रहा हूँ, रुको रुको रुको। तुमने एक बात पढ़ी है कि अगर तुमने, ये सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, डायमीटर तो सेंटर से जाएगा। इस पे अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो टेंजेंट्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये बात तो पढ़ रखी है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल की वजह से आप बोल सकते हो पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर ये आर्क थोड़ी सी इधर आई, दोनों पॉइंट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर आ गए, तो ये आर्क टेंजेंट्स इधर आके कट करेंगी, और ये दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट्स इधर आ गए तो ये टेंजेंट इधर आके कट करेंगी लॉजिक के साथ। तो आपको सबको पता है कि सर अगर ये पॉइंट इधर आए तो सेंटर डायमीटर से थोड़ा सा इधर आते ही तो छोटी होगी ना ये आर्क, ये वाली आर्क माइनर हो गई और ये वाली आर्क क्या हो जाती है, मेजर। अगर इन दो पॉइंटों को ए बी को कंसीडर कर रहे हो तब ये वाली माइनर हो जाती। तो मेरे हिसाब से इतनी बात बहुत है तुम्हारे को समझाने के लिए कि माइनर आर्क किधर होती है। ठीक है ना, जिस साइड में पॉइंट, जिस पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो पॉइंट होगा उसी साइड में। जिस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, एक सर्कल पूरी लाइन बोलता हूँ, जिस पॉइंट से आप सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस पॉइंट की तरफ जो आर्क बनेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वो माइनर आर्क होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि माइनर आर्क की तरफ एक पॉइंट है, टेंजेंट खींची मैंने BC। ठीक है, तो भाई BC टेंजेंट है तो मान लेते हैं इधर ही आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस पॉइंट से होके जाएगी, नहीं वो ऐसे भी जा, अरे यार अब भाई साहब लाइन सीधी आ जाए तो हमारी भगवान सुन ले, सुन ले ऊपर वाले। मान लेता हूँ इधर से ले लेता हूँ मैं ऐसे, ये मान के चला मैं। ठीक है, कि यहाँ पे टच कर रही है, कोई बच्चा इधर से ड्रॉ करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे नहीं जा सकती, जा भी सकती नहीं भी जा सकती, क्योंकि उसने कहीं गिवन नहीं किया है। तो ठीक है हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है बी, नहीं नहीं बी तो यहाँ नहीं है। इंटरसेक्ट एपी एट बी, एपी को बी पे कर रही है तो मतलब ये पॉइंट बी है, और AQ को सी पे कर रही है तो ये पॉइंट सी है। इसको मान लो आप पॉइंट M मान लो।
तो बताइए पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल एबीसी का। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आपको किसका पेरीमीटर निकालना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये निकालना है। तो आप इसके आगे क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको ओ ए पता है, क्या है ओ ए? 13। ध्यान से देखना, ओ ए कितना है? 13 है। मैंने ओ को पी से ज्वाइन कर दिया और ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया, तो 90 डिग्री बन गया। इससे क्या होगा? देखो, डिस्टेंस 13 है, रेडियस कितनी है? 5 है। अब आपने प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन किए हैं, बट वहां पे आपको पता है टेंजेंट की लेंथ पता होगी तभी कर सकते हैं। तो हमने एक काम किया कि हमने कहा देखो भाई साहब, आप एक काम करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है पी ओ ए, या नीचे वाले से काम में ले लो। ये 5 है और ये कितनी है हमारी? 13 है। तो सर ये बता दो बस हमारे को। तो मैंने कहा देखो, आप लिखोगे इन ट्राइंगल, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ओपीए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतना लिख लोगे तो आप लिखोगे ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओ ए हमें गिवन है 13, ओ पी कितना है? 5, पी ए कितना है? पता ही नहीं। तो मैंने कहा पी ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 13 स्क्वायर 169 में से 5 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 144, जिससे मेरे बच्चे बोलेंगे पी ए की वैल्यू आ गई सर 12 प्लस 12 सेंटीमीटर। माइनस तो नहीं बोलोगे ना? ठीक है। अब देखो, आप मुझे बताओ ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी को तो ए बी लिखोगे, बट बी सी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बी एम प्लस एम सी प्लस सी ए। अब मेरा बच्चा कहेगा अच्छा सर, मैं बी ए को ये भी तो लिख सकता हूँ, पी ए माइनस पी बी। मैंने कहा इतना दिमाग नहीं लगाना। ए बी पता है क्या तुम्हें? नहीं पता। बट तुमने कहा सर बी एम किसके इक्वल है? तो मेरे बच्चे बोले सर बी एम है ना, वो बी पी के इक्वल है। तो मैंने कहा इसकी जगह बी पी लिख दो। हाँ। एम सी किसके इक्वल है? बोले सर एम सी एक टेंजेंट है और सी क्यू भी एक टेंजेंट है, तो दोनों सेम पॉइंट सी से निकल रही है, तो दोनों इक्वल है। मैंने कहा ठीक है, तो इसकी जगह मैं सी क्यू लिख दूँ प्लस सी ए। अब मुझे बताओ ए बी प्लस बी पी मिलकर क्या बना रहे हैं? ए पी। और सी क्यू प्लस सी ए मिलकर क्या बना रहे हैं? ए क्यू। और आप ये कह सकते हो सिंस ए पी और ए क्यू इक्वल है और दोनों कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे 12 प्लस 12, आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे को दिक्कत आ रही है ना? बता सकते हो कि सर नहीं नहीं दिक्कत आई है सर, हमारे को प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप क्वेश्चन करा रहे हो और हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 24 है ना? हाँ 24 ही आंसर आया है। कितना करेक्ट कॉम्बिनेशन बैठा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पहले हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो आगे ना डायग्राम, मैंने यार झूठे वादे नहीं किए, मैंने तुम्हें पक्का कहा था कि मैं डायग्राम बना के लाऊंगा, तो मैं बना के लाया हूँ देखो तुम्हारे लिए। ये कह रहा है कि इन फिगर ए सर्कल इज इनस्क्राइब इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमने कहा वेरी गुड। इन विच एंगल बी 90 डिग्री। अच्छा ये बनाना भूल गए हम, है ना? अब थोड़ा सा इसके लिए मुझे कलर दूसरा लेना पड़ेगा। ये कह रहा है कि ये जो बी एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडी 23 है, एडी एडी ये ऊपर वाली 23 है, ए बी ये कंप्लीट 29 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और डी एस 5 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखो डी एस 5 हो गया अपना। हमें कह रहा है कि रेडियस बता दीजिए इस सर्कल की। तो भाई देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कर लिया है अपन ने। ठीक है। आप मेरे को सबसे पहले बोलोगे सर देखो ओपी जो है, अरे क्या कर लिया अनूप सर, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है। ओपी किस पे परपेंडिकुलर है भाई? बीसी पे, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। सिमिलरली ओक्यू ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी क्यू, बी ए या ए पी बोल दो। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर बी क्यू किसके इक्वल है? बीपी के इक्वल है। यहाँ पे तुम्हारे को एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोई भी पैरेललोग्राम स्क्वायर कैसे बन जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता है, होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप बोलोगे बी क्यू किसके इक्वल है? बीपी के इक्वल है। और मुझे ये बता दो क्या ओ क्यू ओपी के इक्वल है? हाँ। क्या एंगल पी 90 है? क्या एंगल क्यू 90 है? मतलब समझ रहे हो ना, एंगल क्यू की बात कर रहा हूँ, तो ओ क्यू बी या ओ क्यू ए दोनों 90 है। और क्या एंगल बी तुम्हें 90 गिवन है? तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ओ पी क्यू बी, और इन क्वाड्रिलेटरल
इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल में तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल को हमें स्क्वायर प्रूव करना है। कैसे करता हूँ ध्यान से समझना। तो आप सबसे पहले बोलेंगे सर देखो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल Q का सम 360 होगा। और भाई साहब P, B और Q तीनों 90 के हैं तो एंगल O प्लस 270 लिख सकता हूँ। 90 प्लस 90 प्लस 90 इस 360। तो बेसिकली एंगल ओ बी कितना आ जाएगा बच्चा तुम्हारा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल इक्वल हो या ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल पेयर इक्वल होते हैं तो उसको पैरेललोग्राम बोल देते हैं। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ओ पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो सुनो, पैरेललोग्राम जो होता है उसमें ऑपोजिट साइड के पेयर इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर देखो इन दोनों लाइन से कि ये आपका एक ओ पी बी क्यू है, ओ पी बी क्यू, इसमें पैरेललोग्राम बोलने का मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। बट हम कह रहे हैं ये दोनों साइड भी इक्वल है, सॉरी ये दोनों नहीं है, ऊपर वाले दोनों ओ पी और ओ क्यू ये दोनों इक्वल है, रेडियस है, और ये दोनों भी इक्वल है। तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेंट साइड के पेयर इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर भी होता है। तो देयरफॉर ओ पी बी क्यू इज ए स्क्वायर। अब आप कई बार टीचर बोल देते हैं डायरेक्ट कि स्क्वायर बन गया भाई ये। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन तो ये है। इसमें भी हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ती है, पेयर ऑफ एडजेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से तुम्हारे को समझ में आ गया होगा कि कैसे एक पैरेललोग्राम स्क्वायर बन गया है। कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चों को डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना भी दूंगा। अभी तक तो नहीं बनाया पर बना दूंगा उसको, मैंने एक मेरे प्लानिंग में है कि कैसे क्या करना है, बट देखते हैं। चलो, अब ये स्क्वायर होने से क्या फायदा हुआ तो हम बोलेंगे सर देखो ओ पी और ओ क्यू इक्वल है तो ये रेडियस है, इसका मतलब है बी पी ऑल्सो इक्वल टू बी क्यू, दैट इज सारी क्या बन गई रेडियस बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल 29 है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए से लेकर क्यू तक 29 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि बी से लेकर क्यू तक तो एक्स है। अब मुझे ये नीचे वाली लाइन तो पता नहीं, बट इतना तो पता है ये एक्स है। अब मैं इसके अंदर व्हाइट मार्कर चला नहीं सकता ना। सिमिलरली ए से लेकर आर तक, ये जो ए से लेकर आर है आपका, ये कितना हो जाएगा 29 माइनस एक्स। समझ रहे हो बात को। तो ये कितना होगा डी से लेकर आर तक, तो यहाँ लिखते हैं अपन डी से लेकर आर तक। देखो सर, कहने का मतलब ये है कि ए से लेकर डी 23 है, मैंने ए डी से लेकर आर अलग कर दिया और आर से लेकर ए अलग कर दिया तो 23 हो गया। ठीक है, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डी आर है वो तो मुझे पता नहीं, बट आर ए जो है वो 29 माइनस एक्स है, जो किसके इक्वल है 23 के। अगर मैं डी आर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 23 माइनस 29 प्लस एक्स, तो ये आएगा -6 प्लस एक्स। और क्या मेरे बच्चों लोग तुम ये बोल सकते हो कि डी आर इक्वल डी एस है, क्या ये बात बोल सकते हो। हाँ सर, तो इसका मतलब डी आर है -6 प्लस एक्स, जो कि इसके इक्वल आएगा 5 के। -6 उधर जाएगा तो 5 + 6 हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 11। एक्स ही लिखा है ना मैंने, आर लिखा है क्या, आर लिखा था मैंने, इसको एक्स बना दिया मैं, चलो इसको एक्स ले लेता हूँ। अब तो खुश है, तो ये एक्स है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11। एक्स 11 है मतलब रेडियस क्या हो गई, जो एक्स है वही रेडियस है 11। अब चाहे हमसे वो चाहे ये पूछ लेता कि सीपी कितना होगा, है ना, तो हम नहीं बता पाते उसको, क्योंकि सीबी पता ही नहीं है अपने को। तो पीबी जरूर बता सकते थे तो, हाँ पीबी बता सकते हो, 11 हो जाएगा। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, समझ में आई बातें सारी। कोई ऊपर से तो नहीं गया अभी तक कि ऊपर से जा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ठीक है ना, चलो फिर नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा, इस फिगर के अंदर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर एक ही है, विथ सेंटर ओ, रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या भाई कि ओ ए 5 बोल रहा है और ओ बी कितना बोल रहा है 3 बोल रहा है, सीधी सी बात है। एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट्स ड्रॉ किया आपने, पी ए और पी बी आपको सबको दिख रहा है। ये इधर वाली पी बी है नीचे वाली तो, और ये ऊपर वाली पी ए है। ठीक है, अगर ए पी 12 है तो आपने कहा अच्छा
AP कितनी है 12 है, तो हमने कहा ये BP के इक्वल है। सही है क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोल सकते आप, सॉरी। AP 12 है बस, ठीक है, क्योंकि BP दूसरे सर्कल के ऊपर है, AP दूसरे सर्कल पे, तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो बता दीजिए कि BP कितना है, तो पूछ ही लिया तुमसे। तो आप सबसे पहले मेरे को बोलेंगे सर देखो OA है ना, वो परपेंडिकुलर है AP पे। आप बोल रहे हो ये बात, तो इसका मतलब है एंगल OAP 90 डिग्री हो गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ट्राइंगल OAP इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैं लाइन बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर, राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से सुनना भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कई बच्चे दिमाग लगाएंगे, तो सर आपने ओबी परपेंडिकुलर भी तो बीपी है, तो पहले उसमें क्यों नहीं थ्योरम लगाई? मैंने कहा मेरे को ना तो ओए पता ना ओपी पता। ओपी पता नहीं होगी तो मैं ट्राइंगल ओबीपी में जाके करूंगा क्या? समझ रहे हो बात को? तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ भाई लोगों की ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। आपको ओ ए पता है 5 है, तो 5 स्क्वायर, और ओ बी नहीं, ओ पी पता है 12 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 144, तो आंसर आ गया 169। दैट इज ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी कितना आ गया आपका 13। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये तो टोटल आ गया 13 आपका, ठीक है। ये आपको गिवन था और ये आपको गिवन था 5, ये आपको गिवन है 3। तो क्या आप ये ऐसे बोल सकते हो ये 90 डिग्री है सर, ये भी 90 डिग्री था, तो ये 90 डिग्री है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर देखो, इसके बाद आप बोलोगे ओ बी ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बीपी, तो इसका मतलब एंगल ओ बी पी इज 90 डिग्री। तो ट्राइंगल आपका ओ बी पी राइट हो गया, राइट ट्राइंगल बन गया है। थोड़ी कम बातें लिख रहा हूँ, तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस, कि पाइथागोरस की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ओ पी स्क्वायर की वैल्यू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर के इक्वल होगी। ओ पी 13 है तो 13 का स्क्वायर, ओ बी 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो यहाँ से पी बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 9, दैट इज 160। और भाई साहब मैं 160 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 10, 4 4 16 इंटू 10, ठीक है ना। तो पी बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 4√10 आ जाएगा, विद स्क्वायर बन रहा है ना अंदर, तो बाहर आ गया 4, तो आप बोलोगे 4√10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो था ही नहीं यार ये, वैसे भी ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, और बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन मान के चल रहे हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देख लो भाई। कह रहा है कि फिगर के अंदर ए बी एक कोड है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा है, बहुत दिमाग लगवाएगा अपने से, ठीक है, बहुत दिमाग लगवाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बैठ जाओ इसके ऊपर, थोड़ा सा। देखो, मैं बोला कि अगर कोड है तो कोड ए बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 16 है, ठीक है। और रेडियस है तो मतलब ओ को ए से ज्वाइन कर लो एक बार के लिए, कर सकता हूँ, मना तो मत कर देना यार कि नहीं कर सकते सर। ये 10 है तो ये भी कितनी है 10 है। तो आप बोलोगे सर एक बात बोलें कि ओ ए है ना वो 10 है, और ओ बी भी कितनी है 10 है। तो हमसे कह रहा है कि टेंजेंट ए बी है, तो हमने कहा देखो टेंजेंट है तो पी ए इक्वल है पी बी के, सीधी सी बात ये है। एक पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो लेंथ बता दीजिए पी ए की। तो हमने कहा ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये आपके पास, यहाँ दोबारा सर्कल बना रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं जा नहीं सकता, तो मैं सर्कल समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये आपकी कोड है, ये आपका सेंटर है, ये आपका ओ ए है, ए ओ है, और ये आपका ओ बी है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो, मुझे इतना तो पता है कि अगर मान लो ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसको बाइसेक्ट करेगी। अब हम बहुत बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो पहली बात तो आपको ये करना पड़ेगा कि ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, क्यों? क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी पे, एंड ओ ओ ए ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पे। तो इसका मतलब है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस किस से होते हैं भाई साहब? या तो आरएचएस से कर लो या फिर एसएसएस से कर लो। ये बात समझाई हुई है तुम्हारे को बहुत अच्छे से, ठीक है ना, मैंने समझा दी है। राइट एंगल ट्राइंगल राइट आरएचएस रूल से हो जाएंगे या फिर एसएसएस रूल से हो जाएंगे।
तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि सर एंगल ए ओ एल इक्वल है एंगल बी ओ एल के। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है। हाँ, ये एंगल भी इसके इक्वल है, ये भी मैं समझ रहा हूँ बात को तुम्हारी को। मैं मार्कर ही दूसरा ले लेता हूँ यार, ये ले लेता हूँ। अब समझ में आ रहा होगा, अब तो दिख जाएगा। नहीं, अभी भी नहीं दिखेगा, तो रेड ही लेना पड़ेगा। फिर रेड ले लेते हैं। ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो इतना सा एंगल है, ये एंगल इस नीचे वाले के इक्वल है। ठीक है। अब देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आप ट्राइंगल पकड़ो ए ओ एल एंड ट्राइंगल बी ओ एल। ध्यान से समझना। देखो सर, ए ओ इक्वल है बी ओ के। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर कैसे लाते हैं इस एल पॉइंट पे, और ये सब। ए ओ इक्वल है बी ओ के। ठीक। एंगल ए ओ एल इक्वल है एंगल बी ओ एल के। एंगल बी ओ एल के, बी ओ एल के। ये भी समझ में आ रहा है। और क्या करोगे, मैंने कहा ओ एल इक्वल है ओ एल की, कॉमन है। तो ऐसे एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से? एओएल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बीओएल ट्राइंगल के। देख लो भाई, एओ इक्वल है बीओ के, सही नाम है। और एंगल ओ इक्वल है ओ के, और ओ एल इक्वल है ओ एल के, सही है। तो इससे आप क्या प्रूव करना चाहते हो? मैंने कहा एक तो ये प्रूव हो गया कि ए एल इक्वल है बी एल के, पहली लाइन जो हमने सोची थी कि ये जो ए एल है ये बी एल के इक्वल है। अब क्वेश्चन ने तुम्हें कहा कि ए एल ए बी जो है वो 16 है, तो इसका मतलब ये दोनों हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो 8 हो गए सर। कितने हो गए? ये ऊपर वाला भी 8 है और नीचे वाला भी कितना है बच्चा? 8। क्लियर है बात? दूसरी बात, एंगल ए एल ओ इक्वल है एंगल बी एल ओ के। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सीधी लाइन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिंस एंगल ए एल ओ और बी एल ओ दोनों एंगल्स को मिलाएंगे तो 180 बनेगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल एल पी ए। तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो टू एंगल ए एल ओ इज इक्वल टू 180 लेकर लेते हैं। और एंगल ए एल ओ कितना आ गया? 90। तो वो किसके इक्वल आ गया? बी एल ओ। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कोड बनेगी, वो जो लाइन होगी, जैसे यहाँ पे ओपी है, वो पी पे जो एंगल बन रहा है उसको भी बाइसेक्ट करती है, साथ साथ में इस कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ये बात याद रखना। प्रूफ यहाँ से देख लो कैसे करना होता है। ठीक है। अब देखो बच्चा, आपके पास एक ट्राइंगल तो है ये वाला। अब हमें देखो, सुनो, ये ट्राइंगल आपके पास, ये 8 है, ये 10 है, ये ए है, ये एल है, और ये ओ है, और ये 90 डिग्री है। तो क्या आप ये साइड निकाल सकते हो? तो आप लिखोगे सर देखो, इस ट्राइंगल के अंदर ए ओ स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए एल स्क्वायर प्लस एल ओ स्क्वायर। तो ए ओ तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ए एल 8 का स्क्वायर प्लस एल ओ। तो एल ओ की स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100 माइनस 64। तो एल ओ स्क्वायर आ गया 36। तो आपने कहा एल ओ की वैल्यू आ गई 6। ये कितना आ गया भाई साहब? 6। अब तुम्हारे पास एक बड़ा ट्राइंगल है ये वाला। अब इन दोनों को करना पड़ेगा सिमिलर। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो ना इस साइड से ऐसे करके एल निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री नहीं होता है ना। अब मेरे बच्चे कहेंगे सर पी एल भी नहीं पता। देखो पी एल पता होती तब तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, है ना। ए बी ए एल पता है तो ये साइड निकल जाती, बट हमें पी एल भी नहीं पता। तो ठीक है ना, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर। पहली बात, ओ एंगल दोनों में सेम है और एल एंगल ए के इक्वल है। तो एंगल, देखो ट्राइंगल का नाम, इसका नाम मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए। देखो दो ट्राइंगल बनेगी, इसका नाम लिख दो ए ओ पी, एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम लिख दो एल ओ ए। तो आप बोलोगे एंगल ओ ए पी इक्वल है एंगल ओ एल ए के। ये ट्राइंगल है पहला और ये दूसरा है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते रहो। अब सिमिलरिटी तुम्हें आनी चाहिए ना। और दूसरी बात है, एंगल ए ओ ए पी, इसमें से लिखा ना एंगल ओ, तो ए ओ पी इक्वल है एंगल एल ओ ए के। तो बाय ए सिमिलरिटी रूल से, ए सिमिलरिटी रूल से तुम लोग ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए ओ पी है वो सिमिलर है ट्राइंगल एल ओ ए के। ध्यान से नाम अच्छे से लिखना भाई, ये नाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
देखो ए एंगल बड़े वाले ट्राइंगल का छोटे वाले एल एंगल के इक्वल है, ओ एंगल ओ के इक्वल है, तो बचे हुए दोनों अल्फाबेट पी और ए बचे। अब इससे हम क्या करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ और साइड में चलते हैं अपन। देखो यहाँ पे आओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या आप बाय सी पी एस टी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से बोल सकते हैं कि साइड प्रोपोर्शन होती है? तो आप लिख सकते हैं ए ओ अपॉन एल ओ इक्वल है ओ पी अपॉन ओ ए इक्वल है ए पी अपॉन एल ए के। तो आपको एल ए वाले से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो हटा दो। तो ये दोनों इक्वल है। ए ओ कितना है 10 है, एल ओ कितना है, एल ओ आपने अभी फाइंड आउट किया था ना, ये रहा 6। ओ पी कितना है, ओ पी पता ही नहीं, ओ पी पूछा है क्या इसने? नहीं, तो ओ पी गलत ले लिया ना अपन ने। ओ पी ओ ए पता है, हाँ 10 है, हमसे पूछा पी ए, तो पी ए तो काम में ले सकते थे, एल ए काम में नहीं ले सकते ना। हाँ एल ए, अरे इसको तो काम में लेना है, इसको नहीं लेना, क्योंकि ओपी से कोई मतलब नहीं है ना, ओपी तो अपने पास है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। तो आप यहाँ से क्या लिखें, पहले ये लिखो। तो हम ये लिख सकते हैं सर कि ए ओ अपॉन एल ओ किसके इक्वल होगा, ए पी अपॉन ए एल के। ये लिख सकता हूँ। देखो, अब ए ओ पता है 10 है, एल ओ 6 है, ए पी कितना है, ए पी तो फाइंड आउट ही करना है, ए एल तुमने फाइंड आउट कर रखा है 8 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए पी की वैल्यू आएगी 80/6, और 80/60 नहीं 6, 2 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 40/3। मेरे हिसाब से यही आनी चाहिए। पी ए की लेंथ पूछी थी, हाँ ए पी की वैल्यू 40/3 आनी चाहिए। भगवान की दया से सही आ जाए बस। सही आया बेटा, 27 का आंसर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 28। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, सही है, सर्कल सेंटर ओ है। एल एन टचेज द सर्कल एट एम, कर रहा है एल एन टेंजेंट, तो ये प्रूव करके दिखाइए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया यार। तुम सबसे पहले बोलोगे ए एल ए इक्वल है एल एम की, बोलोगे ही नहीं, बोलोगे एल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, फिर ऐसे ही एन पॉइंट से हो रही है और पी पॉइंट से हो रही है, तो सबके इक्वल कर दो पहले तो फिर बोलोगे एन एम इक्वल है बी एन के, और पी ए इक्वल है पी बी के। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि सिंस पी ए अगर पी बी के इक्वल है, तो पी ए के मैं दो पार्ट कर सकता हूँ, पी एल प्लस एल ए इक्वल पी बी का पी एन प्लस एन बी। देखो, पी एल मिल गया और पी एन उधर मिल गया। इस एल ए की जगह क्या लिखोगे, तो एल ए की जगह क्या लिख दो, एल एम। तो आपको एल एम ही चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो पी एल प्लस एल एम। इक्वेशन 1 2 3 आप जानते हो कैसे करना है, तुम्हें सब पता है यार, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो। पी एन चाहिए अपने को, एन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एन बी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी एन। तो ये आपका हैंस प्रूव हो गया। हाँ, दो क्वेश्चन मिल गए जो अपने को एकदम छोटे छोटे मिले हैं ना लास्ट में आके। चलो कोई नहीं, अभी लास्ट कहाँ है, अभी तो 20 क्वेश्चन और है, 22 क्वेश्चन, 22 के भी ज़्यादा हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्या मजेदार क्वेश्चन पूछा भाई साहब। हमें कह रहा है ए एफ बताइए। तो हमने कहा देखो, ए एफ अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, और अगर मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये ओ। तो आपने कहा कि सर देखो, ये भी रेडियस है एक्स और ये भी एक्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ ई इक्वल ओ एफ इक्वल ई ए इक्वल ए एफ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अभी कहा है ओ एफ ए ई इज ए स्क्वायर। हाँ या ना बोल देना भाई, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल 90 है, तीसरा भी 90 का हो जाएगा। एडजेंट साइड के पेयर इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है। अब एक बात बताओ, क्या आप बोल सकते हैं कि सी एफ इक्वल डी एफ होगा, और जो दोनों 7 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, क्वेश्चन नहीं का है इतना सा 7 का है, फिर 30 है, तो आप बोलेंगे बीई की वैल्यू बी डी के इक्वल होगी, जो कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए इक्वल ए एफ है, वो तो पता ही है अपने को, ए किसके इक्वल है, ए एफ के, ए एफ के दोनों कितने की, एक्स सेंटीमीटर। अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पूरे ट्राइंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड क्या हो सकती है, तो आप बोले ये 30 है, ये 7 है, तो ये दोनों साइड पूरी बताओ, ये बोलोगे एक्स प्लस 7 हो जाएगी, सही है क्या, और ये एक्स प्लस 30 हो जाएगी। और मेरे को कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, राइट ट्राइंगल है,
तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? देखो साइड की बात करें तब तक साइड, देखो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे एक साथ ही, रेडियस वाले और एएफ वाले एक साथ हो जाएंगे दोनों पार्ट। तो आप बोलोगे देखो सर, इसमें बीसी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल होगी। बीसी की वैल्यू क्या हो सकती है? 30 प्लस, टोटल लेंथ क्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, बताओ। 30 प्लस 7 इक्वल्स टू 37। तो आप लिखोगे 37 का स्क्वायर हो जाएगी। ए बी क्या हो जाएगी? ए बी आपने लिखा है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगी। और ए सी क्या हो जाएगी? ए सी हो जाएगी एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। भाई इन दोनों में तो आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और 37 का स्क्वायर 1369 होना चाहिए मेरे हिसाब से। कैसी है अपने पास? कैलकुलेटर है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे को। तो आप बोलोगे 37 इंटू 37 होता है 13, एकदम सही पकड़ा है। और इसमें लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x होगा। और इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। देखो सबको इधर ले आओ, तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 14x इज 74x प्लस 900 प्लस 49 949, और उधर से माइनस होने आ गया 13690। मैं 1369 में से माइनस कर देता हूँ 949, तो आंसर आएगा 420। थोड़ी सी स्लाइड को कम कर लेते हैं और साइड में चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का काम है। तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 74x प्लस 420 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई। 2 का डिवाइड कर लो तीनों में, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 37x प्लस 210 इक्वल्स टू 0। मुझे 210 के फैक्टर करना है, तो सबसे पहले मैं 2 का डिवाइड करूंगा। 2 1 2 0 5, फिर 3 का 3 3 9, 5 3 15, फिर 5 का डिवाइड 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड 1 टाइम। अब मुझे दो पेयर बनाने हैं। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा भाई, माइनस। हाँ भूल गए ना गलती से। अब मुझे यहाँ पे 7 5 जा 35 और 3 2 जा 6 नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन बड़ा करना है, 37 से बड़ा होना चाहिए एक फैक्टर। तो क्या करें? 5 3 जा 15 2 जा 30 नहीं चलेगा। 7 5 जा 35 2 जा 70 नहीं चलेगा। 5 3 जा 15 2 जा नहीं नहीं नहीं, 7 3 जा 21 2 जा 42 में से माइनस 5 आ गया। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 5x माइनस 210। देखो बेटा ये प्रैक्टिस से आएगा, आप प्रैक्टिस कर, मेरे हिसाब से आता होगा यार अब तो तुम्हारे को। x प्लस 42 की फैक्टर कैसे करने हैं, क्या करना है। -5 कॉमन लोगे तो x प्लस 42 ही बचेगा, 0 के इक्वल। तो एक x प्लस 42 कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 5। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू आ रही है +5 और एक आ रही है x की वैल्यू -42, तो ये तो हम लेने वाले नहीं है। तो x 5 है, मतलब AF 5 हो गया सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर। और तुम्हें पता है कि सर AF किसके इक्वल है? OF इक्वल है OE। तो ये भी कितना हो गया? 5। तो रेडियस क्या हो गई? रेडियस भी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो देखो वो स्क्वायर बनाने वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान रखना स्क्वायर तभी बनेगा जब बाहर का एक वर्टेक्स तुम्हारे को 90 डिग्री गिवन होगा तो ही, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से 29 का आंसर 5 5 आ रहा है, सेम आ रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ गिवन नहीं था, बस मैंने डायग्राम जरूर बना लिया तुम्हारे लिए। देखो मैंने कोशिश की है तुम्हारे लिए। अब हमें कह रहा है कि सर D1 एंड D2 बी द डायमीटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी D1 दे रखी है तुम्हारे को, और यहाँ से लेके यहाँ पूरी, मतलब मान लो ये A है और ये B है और ये C है, ये D है और ये O है और ये P है, ये Q है, कोड। फिर कह रहा है एक कोड ऑफ सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, कि लेंथ ऑफ ए कोड, एक कोड है तो हमने कहा PQ एक कोड भी है और PQ इज टेंजेंट सेगमेंट भी है। किसके लिए? फर्स्ट सर्कल के लिए, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ C है, मतलब यहाँ से P से लेकर Q तक की लेंथ क्या है? C। तो आपने सबसे पहले बोला देखो सर हमें ये प्रूव करना है, तो हम एक काम करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा कर दे, पॉइंट R ले ले। क्यों कर दिया? क्योंकि OR जो है वो परपेंडिकुलर होता है PQ पे। क्यों? क्योंकि रेडियस है OR, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो वैसे अब ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही कर दिया आपने ना, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट।
दूसरी बात मेरे को ये पता होनी चाहिए कि पी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा आर क्यू के। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन कोड फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये बात सबको पता है भाई साहब। देखो बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए तुम्हारे को कि अगर आप किसी भी सर्कल में कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अब आप पूछोगे क्यों करती है, कैसे करती है? तो मैंने कहा सुन, ये सर्कल है, ये कोड है, ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो पक्का पता है ना। ज्वाइन कर दे। मान ले एक ए बी ओ है और ये सी है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए सी ओ एंड ट्राइंगल बी सी ओ। क्यों है? क्योंकि पहली बात तो दोनों में रेडियस है और ये लाइन कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो आरएचएस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होती तो ये बोलेगा क्या बच्चा, एसी है वो बीसी के इक्वल है। हाँ सर, क्लियर है बात सबको? ये मैंने प्रूफ भी बता दिया यार अब तुम्हारे को। अब मेरी क्या जान लोगे तुम लोग, है ना? तो अब देखो, अगर मैं पी को ओ से ज्वाइन कर दूं और ओ को क्यू से ज्वाइन कर दूं, तो मुझे पता है कि ये सी क्यू इक्वल है सी आर क्यू इक्वल है पी आर के, तो हाफ हो गई। अरे हाफ हो गई ना, तो सी बाई टू हो जाएगी और इधर भी सी बाई टू। तो आप बोलेंगे इसका मतलब है हाफ ऑफ पी आर ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर क्यू। तो पी आर का हाफ, नहीं नहीं हाफ क्यों करोगे अब, पहले से ही हाफ है तो बेचारी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी आर और आर क्यू की वैल्यू हाफ ऑफ पी क्यू के इक्वल है। तो हाफ ऑफ सी का मतलब है सी बाई टू। तो ये लेंथ तो सी बाई टू है। मुझे कोई बताएगा कि ओपी की वैल्यू कितनी है? ओपी की वैल्यू बता दो बस, मान जाऊंगा तुम्हें। ओपी रेडियस है बाहर वाले सर्कल की और डी टू बाहर वाला सर्कल है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर अपॉन टू होती है। वेरी गुड। ओ आर क्या हो जाएगी, अंदर वाले सर्कल की रेडियस, डायमीटर अपॉन टू। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक ट्राइंगल है बच्चा ओ आर पी, क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? तो आप इसमें लिख सकते हो क्या कि ओ पी स्क्वायर की वैल्यू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के इक्वल होगी। ओपी की वैल्यू क्या है, डी टू बाई टू का होल स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू क्या है, डी वन बाई टू का होल स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या है, सी बाई टू का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हो तो क्या ऐसा आएगा, डी टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर इज डी वन स्क्वायर डिवाइड बाई फोर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर। अगर मैं इस साइड में एलसीएम ले लूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ डी टू स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू, एलसीएम फोर लिया तो डी वन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फोर से फोर कट गया। क्या तुम्हारा आंसर आएगा, डी टू स्क्वायर इज डी वन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी भी कई ऐसे मानो जो कहते हैं अच्छा सी तो पहले लिखा हुआ है भाई साहब, प्लस में यार कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो भाई साहब, तुम्हारे लिए मेहनत हो रही है तो मेहनत को अप्रिशिएट तो तुम्हें करना चाहिए। अब कैसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कैसा लगा कंटेंट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं दिक्कत है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, है ना? वो काम तो जरूर करना है, वो तो भूलना ही नहीं है, ठीक है ना? चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।